स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, तब लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पिछला लेक्चर नंबर 3, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये सभी कुछ लेक्चर नंबर 3 में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं या 2, 1 नहीं देखे हैं तो पहले वे देख लें, फिर लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले लेक्चर नंबर 3, 2, 1 देख लें। लेक्चर नंबर 4 में आज हम स्टार्ट करने जाएंगे दर्पण का प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। ये दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं ये तो बता ही दिया था मैंने। आज हम जानते हैं दर्पण का प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। लेक्चर नंबर 4 में ये 30वां क्वेश्चन होगा दोस्तों। इससे पहले 29 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, दर्पण का प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। इसलिए इसमें देखिए। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। दर्पण का प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, PRINCIPLE एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, हम इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद चित्र के द्वारा समझा दूंगा। पहले देख लीजिए। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था लेक्चर नंबर 3 अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे दो बात आई है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। तो मैंने पिछला लेक्चर में आप लोग सभी लोग को बता दिया हूँ कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं और दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 4 देखने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में पता चल जाए। देखिए दोस्तों, इसका फिगर के सहारे आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, इसके पीछे वाले भाग को रंजित किया जाता है। ये कौन सा दर्पण है, बता दिया गया है। ये सब दर्पण, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। और ये देखो दोस्तों, ये उत्तल दर्पण। ये सभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया हूँ। उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। मैंने पिछला लेक्चर को मैं बताया था
कि दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव को P के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे संकेत में C के द्वारा सूचित किया जाता है। ये सभी लेक्चर नंबर 3 में हम आप सबको बता चुका हूँ। देखिए, ये दर्पण का केंद्र, गोला का केंद्र है। इसी डिस्टेंस को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। आई होप आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं, दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। देखिए, दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में फोकस ही कहा जाता है। फोकस, इसका उत्तर पहले लिख लेता हूँ आंसर, फिर इसको चित्र के द्वारा समझा दूंगा आप सभी को। देखिए दोस्तों, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती या काटती हुई मालूम होता है। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाती है। संकेत में इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक और हम पढ़ के बतला देते हैं आप सभी को। देखिए, दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती या काटती हुई मालूम होता है। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाती है। संकेत में से F के द्वारा सूचित किया जाता है। F, कैपिटल F। देखिए, आप फिगर के द्वारा आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, ठीक है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब आप लोग उत्तल और अवतल को समझ ही जाते होंगे, कौन उत्तल है कौन अवतल है। ठीक है, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती या काटती हुई मालूम होता है। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाती है। संकेत में इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए,
ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। उसी तरह इसमें भी ध्रुव, वक्रता, केंद्र P के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C के द्वारा सूचित किया जाता है। मैंने आप सबको बता दिया हूँ। देखिए ये सीधी सरल रेखा प्रधान अक्ष हो गई। ये देखिए प्रधान अक्ष हो गई। इधर इमेजिनरी मान लिया जाता है। देखिए ये रियल होता है, इधर इमेजिनरी मान लिया जाता है। ठीक है। देखिए समानांतर आपतित हो रही है प्रकाश की किरणें। परावर्तन के बाद ये काटेगी जिस बिंदु को। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता था, आप सबको मालूम होगा ही, जो एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें को जमा कर देती है। इसी बिंदु को, कटान बिंदु को फोकस कहा जाता है। उसी तरह देखिए उत्तल दर्पण में आप देखिए, उत्तल दर्पण के समानांतर, मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखिए उत्तल दर्पण तो परावर्तन ऐसे होती है दोस्तों। देखिए ऐसे होती है। देखिए काटते ही मालूम प्रतीत होती है। देखिए इसको मान लिया जाता है इमेजिनरी है, इस बिंदु को काट रही है, ये इमेजिनरी हो गई, ये फोकस हो गया। देखिए दर्पण का मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन का बाद मुख अक्ष को काटती या काटते हुए मालूम होता है। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। इसे संकेत में F के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरणें जिस बिंदु को काटती है उसे, ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक फोकस पर ही बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये तो फोकस का डिफिनेशन हो गया। अगर आपको इस तरह से डिफिनेशन पूछा जाए, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दें, तो ये तो दर्पण की फोकस की परिभाषा हो गया। अब आपको खास किसी दर्पण का, जैसे अवतल दर्पण का खास अवतल दर्पण का फोकस का परिभाषा मांगे तो आप किस तरह लिखिएगा। देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। देखिए अवतल दर्पण की फोकस का परिभाषा लिखें। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप किस तरह लिखिएगा। देखिए आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ पहले, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अवतल दर्पण के परावर्तन सतह, परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर
काटती है वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि फिगर में मैंने बताया था, काटती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। इसको इस तरह लिखिएगा। इसको यह वास्तविक भी होता है। यह फोकस जो होता है ना दोस्तों, यह वास्तविक होता है। देखिए दोस्तों, इसको कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए नोट में इसको लिख लीजिए। नोट में इसे लिख लीजिए। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है और यह फोकस उसका परावर्तक सतह के पीछे होता है। देखिए जैसा कि मैंने इस फिगर में बताया था। देखिए उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है और यह फोकस उसके परावर्तक सतह के पीछे होता है। ये नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है और यह फोकस उसके परावर्तक सतह के पीछे होता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, जो मैंने डिफिनेशन में ही लिखवा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे नोट करते जाइएगा। ये क्वेश्चन जो VVIP क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 33वां में जाते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन होगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन पहले लिख लेता हूँ, फिर इसे फिगर से समझा देंगे। ठीक है, देखिए साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। संकेत में इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है।
देखिए दोस्तों, इसको हम फिगर से अब समझा देते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इधर ये उत्तल दर्पण हो गया। देखिए ये पोल हो गया, ध्रुव। और ये देखिए ये प्रधान अक्ष है और ये वक्रता केंद्र। और ये है वक्र दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। संकेत में से आर के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ से यहाँ की लंबाई को आर से सूचित किया जाता है। इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? देखिए किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ कहते हैं। वीडियो को पॉज करके उतारते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर समझा दूंगा फिगर के सहायता से। दर्पण के ध्रुव और फोकस की दर्पण के ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दर्पण का फोकस नहीं, फोकस दूरी होगा। फोकस तो मैंने पहले ही बता चुका था। फोकस दूरी कहते हैं। इसका दो और नाम होता है दोस्तों। इसका एक फोकसांतर होता है और एक नभ्यांतर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसे फोकसांतर या नभ्यांतर भी कहा जाता है। इसे संकेत में स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो वेरी 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 बिग पॉइंट है। देखिए इसको इंडिकेट कर देता हूँ। फोकसांतर, नाभ्यांतर। असल एग्जाम में आपको दर्पण का फोकस दूरी ना कहकर आपसे पूछ दिया जाएगा फोकसांतर किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा एग्जाम में, दर्पण का फोकसांतर किसे कहते हैं। आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। या पूछ देगा नाभ्यांतर किसे कहते हैं। तो तीनों एक ही चीज़ हुई है। देखिए मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ। देखिए उत्तल दर्पण है, और ये देखिए प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र यार हो गई,
ये फोकस। और यहाँ पे देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ये ध्रुव पी के द्वारा सूचित किया जाता है, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज का एक लास्ट टॉपिक, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक क्वेश्चन के बाद सीधे आप लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण को साबित करें F बराबर R/2। अब प्रूफ करना है अवतल दर्पण को साबित करें कि F बराबर R/2। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 35 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में साबित करें कि F बराबर R/2। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक घर से आप प्रूफ कीजिएगा। देखिए सबसे पहले सुंदर डायग्राम, ये अवतल दर्पण हो गया। देखिए तो सीधा कर देता हूँ। देखिए ये ध्रुव हो गया, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस। ठीक है, देखिए एक समानांतर किरण आ रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें एक देखिए यहाँ पे एक M और M डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसके परावर्तक सतह पर के बिंदु A पर, इसे A मान लेते हैं, बिंदु A पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। माना कि M डॉट अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के बिंदु A पर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। माना कि MM डॉट अवतल दर्पण है, MM डॉट अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह
के बिंदु ए पर कोई प्रकाश की किरण प्रधान इसके समांतर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है स्मॉल एफ बराबर r/2। तो इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए एक रचना पड़ेगा कि ये वक्रता केंद्र से एक लंब डालना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक लंब डालना पड़ेगा। देखिए सी से सी ए लंब ए पर खींचा, यहाँ से यहाँ तक एक लंब खींचना पड़ेगा। अब देखिए इसको आई ये आर। देखिए मैंने आपको बताया था आपतित किरण परावर्तित किरण ये लंब के भी लंब जैसा कार्य करेगा। देखिए मैंने डिफिनेशन आपको बतलाया था आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और अविलंब और परावर्तन किरण के बीच बना कोण आर के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं। अब देखिए प्रूव करते हैं। मान देखिए एंगल आई बराबर एंगल आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से। एंगल आई बराबर आर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तथा एंगल आई बराबर एंगल 1 एकांतर कोण से। इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड। एंगल आई और एंगल 1 आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से। क्लास 9 का एक थ्योरम होता है क्लास 9 का एक थ्योरम होता है ज्योमेट्री में, जिससे एंगल आई और एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए अब 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से देखिए एंगल आर बराबर एंगल 1। देखिए इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होगा और इसमें एंगल आई बराबर एंगल 1 होगा। तो ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल आर भी एंगल 1 के बराबर होगा। इसे थर्ड मान लेता हूँ। अब देखिए त्रिभुज, अब देखिए अब एक त्रिभुज मानते हैं। त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए, ये त्रिभुज ए हो गया और ए सी एफ। त्रिभुज ए सी एफ में चलते हैं। देखिए त्रिभुज ए सी एफ में देखिए, ठीक है। एंगल एफ एफ बराबर सी एफ होगा। क्यों? क्योंकि बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं। देखिए एंगल ए मतलब ये एफ, यहाँ पे देखिए एफ और सी एफ आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल आर और एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे। तो इसके सामने वाले, इसके सामने ये होता है और इसके सामने ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा हूँ।
ये भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, अब मानते हैं, अब माना कि ए पी के काफ़ी निकट है। ये देखिए, ये ए और पी ये दोनों के बीच मान लिया जाता है कि काफ़ी निकट है, ताकि इसे कह सकते हैं अर्थात ए तथा पी संपाती है। संपाती का मतलब हुआ, ये देखिए, ये जो हाथ, ये एक हाथ दूसरे हाथ को ढक लेता है, उसी को संपाती कहते हैं। जैसे देखिए, ये रेखा और ये रेखा, अगर ये दोनों रेखा को एक दूसरे पर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे चलते हैं। इसलिए ए बराबर पी हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि पी एफ बराबर सी एफ, देखिए पी एफ और सी एफ कैसे हुआ आप लोग के मन में चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए एफ बराबर सी एफ था ना, तो ए को पी के बराबर मान लिया गया, तो ए के बराबर पी लिख देते हैं। संपाती मान लिया जाता है, तो ए के जगह में पी लिख देते हैं। तो देखिए, पी एफ बराबर सी एफ हो गया। पहले तो प्रूफ कर चुका हूँ, ए एफ बराबर सी एफ। उसी तरह ए के जगह में पी पुट कर पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब चूंकि पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, ये देखिए, ये पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिख तो सकते हैं। देखिए, ये पी सी का जो डिस्टेंस है पी एफ प्लस एफ सी के इक्वल होगा ही। देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और फिर देखिए, पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, काहे कि पी एफ सी एफ के बराबर है। देखिए, सी एफ पी एफ के बराबर है, तो इसको ऐसा लिख ही सकता हूँ। और फिर उसके बाद देखिए, पी सी बराबर, ये देखिए, पी सी बराबर 2 पी एफ आपस में जुड़ जाएगा, तो पी सी बराबर 2 पी एफ हो जाएगा। और फिर देखिए, पी सी बराबर पी एफ, ये 2 बटा में चल जाएगा। तो देखिए, पी सी और पी और सी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। पी और सी को आर कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया हूँ, त्रिज्या और बटा 2। और यहाँ पे पी एफ है, और देखिए यहाँ पे पी एफ है, पी एफ को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए एफ, तो हमें क्या प्रूफ करना था, एफ बराबर r/2। यहाँ पे प्रूफ हो गया। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा, एफ बराबर r/2, जो कि मेरा क्वेश्चन था। साबित करें कि अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2। देखिए, इसके ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको घर से ये करना है, साबित करें कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2। इसको HW है, और इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में फ़ोटो क्लिक कर डाल दीजिएगा। मैं हर एक के कमेंट को देखूंगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला लेक्चर में मैं इसे साबित कर बता दूंगा, और फिर इसके बाद इमेज प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब थैंक यू। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।